ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित देश भर में 1,50,000 करोड़ रुपए की तेल और गैस बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ उत्पल भास्कर और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित देश भर में तेल और गैस बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में। और हम सभी इस बात को समझते हैं कि तेल और गैस का जो पूरा ढांचा है वो देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और स्वतंत्रता के बाद से ही इस ओर विशेष ध्यान दिया गया था। और खासतौर से अगर हम हाल के वर्षों में देखें तो हम नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसने लगातार इस विषय को प्राथमिकता के क्षेत्र में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनकी आधारशिला रखी। तो उत्पल जी, जैसा हमें पता है कि बहुत बड़ी योजनाओं की आधारशिला रखी है, उनकी शुरुआत की है भारत सरकार ने। तो आप हमारे श्रोताओं को पूरी परियोजनाओं के बारे में कुछ विवरण देना चाहेंगे? जैसे अभी शुरुआत में बोला कि जी, इस सरकार के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत ही गहन सब्जेक्ट है। और क्योंकि इस विषय में इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं, कुछ बहुत सारी ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ये हमारे देश से नहीं आती है। अभी जैसे हम देख रहे हैं 2 लड़ाइयां हो रही हैं। हम अभी ये भी देख रहे हैं कि ओपेक और ओपेक प्लस ग्रुपिंग, जिसमें रशिया भी उसका एक पार्ट है, वहां पर प्रोडक्शन कट किया जा रहा है। और भी दुनिया के किसी भी भाग में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक जगह में कहीं कुछ हो गया तो उसका इम्पैक्ट दुनिया के एक सुदूर हिस्से पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। ये सारे सप्लाई चेन्स इंटीग्रेटेड हैं और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हर जगह दुनिया के हर भाग में देखने को मिलता है। अब रही बात जो प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, जो जिनकी आधारशिला रखी गई, इन प्रोजेक्ट को अगर बारीकी से देखें तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने बरौनी रिफाइनरी के बारे में भी बात की। उन्होंने पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस के प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी आधारशिला रखी, उसको भी इनॉग्रेट किया। एक चीज जो उन्होंने किया वो था जो पहला तेल जो केजी बेसिन से निकला, वो जो कि ओएनजीसी का जो प्रोजेक्ट है, जो ओएनजीसी का कृष्णा गोदावरी डीप वाटर प्रोजेक्ट है, उसका जो पहला क्रूड ऑयल टैंकर था उसको भी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। और ये देखने में तो है कि एक टैंकर है, लेकिन अगर आप देखें कि हम इम्पोर्ट्स जो आयात पर हम जो 85% हम डिपेंडेंट है ऑयल के लिए और 50% जो हम डिपेंडेंट है नेचुरल गैस के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एनर्जी जर्नी का। उत्पल जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसका अगर आप कुछ विवरण देना चाहें, कृष्णा गोदावरी जो बेसिन प्रोजेक्ट है और यहाँ से कितना तेल निकालने की और किस तरह की योजनाएं? देखिए, अगर आप कृष्णा केजी D6 की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट काफी दिनों से, अगर आपको याद होगा, ओवरऑल जो ये प्रोजेक्ट था जिसका इन्वेस्टमेंट की जो बात थी, ये करीब $5 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और ये डीप वाटर प्रोजेक्ट है, ये शैलो वाटर में है नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। और शुरू में तो इसकी बात ये भी हो रही थी कि पहले ही इसके प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर पैंडेमिक आ गया और जो ज्योग्राफिकल उसके कंडीशंस हैं, गैस प्रोडक्शन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन सैंड वाटर इनग्रेस की पहले प्रॉब्लम आई थी, जो बाकी कोई और डेवलपर थे वहां पे। तो वेल्स ज्यादा ड्रिल करने की बात है, ज्यादा वॉल्यूम लाने की बात है। और ये जो आपको विंडो मिलता है KG-D6 में, क्योंकि हम जब मानसून आते हैं तब आप उस समय वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिजर्वॉयर्स हैं यहाँ पे और ये टेक्निकली भी चैलेंजिंग है, फिजिकली भी चैलेंजिंग है, और लेकिन इसकी बहुत जरूरत है। अगर आप ये ओएनजीसी वाले प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो जब ये अप्रैल 2018 में इसको कंसीव किया गया था तो उस समय ओएनजीसी ने बोला था कि इसका एक्सपेंडिचर कैपेक्स जो होगा $5 बिलियन के अमूमन होगा और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो होगा वो अमूमन $5.12 बिलियन के लिए होगा, जो कि फील्ड लाइफ 16 साल की होगी। तो अगर आप देखें अभी देश में बड़े प्रोजेक्ट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कहाँ चल रहे हैं, हमारे पास मुंबई हाई है जहां पे प्रोडक्शन डिप हो रहा है क्योंकि वो बहुत पुराना डिस्कवरी है हमारी। केन का प्रोडक्शन, जो केन पहले केल कहलाता था, वेदांता है जो राजस्थान में जो ऑनलाइन जो प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अलावा हम असम में प्रोड्यूस करते हैं, हमारे ऑयल वेल्स वहां पे हैं, ऑयल इंडिया करता है वो। लेकिन हमें जो मेजर ऑयल फाइंड्स की अभी जरूरत है, तो उस दिशा में
ये ओएनजीसी का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये माइलस्टोन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम निराशावादी होना बड़ा आसान है, ये जो छोटे छोटे हमारी जो जीत है इसे समझना इम्पोर्टेंट है। तो उत्पल जी, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि ये जैसे केजी बेसिन वाला जो प्रोजेक्ट है, इस तरह के अभी क्या कुछ और एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं हमारे इस जो कच्चे तेल का उत्पादन है देश के अंदर करने की, उसमें अभी निकट भविष्य में हमें और क्या क्या संभावनाएं देखने को मिली? एक जमाने में जो बड़ी ऑयल कंपनीज हुए द वर्ल्ड की जो होती थी, उनका कहना था कि इंडिया में तेल है ही नहीं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो 1889 में जब पहला डिपॉजिट बिग बॉय में पाया गया था आसाम में, वो तब से इसकी बात चल रही है। हमारे जो रिजर्व्स है, पहले तो है कि हमारा प्रॉपर एक्सप्लोरेशन हो पाए हमारे देश में। एक तो काफी सारे हमारे फील्ड्स हैं जो कि हमारे प्रॉपरली एक्सप्लोर्ड हैं ही नहीं, और एक्सप्लोरेशन से लेके प्रोडक्शन तक पहुंचने में, जब उस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन आने में काफी टाइम लगता है। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, कॉस्टली भी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें काफी आपको इनपुट कॉस्ट काफी है इन बिजनेसेस, लेकिन इसका तरीका और कोई है नहीं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफी रिजर्व्स हैं, हमारे देश के बाकी हिस्सों में भी है, लेकिन कितनी जल्दी इन प्रोजेक्ट्स को आप ऑनलाइन लाया जा सके, अभी देश भर में काफी काम चल रहा है। इनफैक्ट पहला जो एस्टिमेट एक जमाने में था वो ये था कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल रिजर्व है वो करीब 587.33 मिलियन मेट्रिक टन है। लेकिन ये बहुत डायनेमिक नंबर्स होते हैं, जैसे अभी किसी ने एक्सप्लोर किया, पता चला उस जगह पे तेल की संभावना नहीं थी, लेकिन उनको अर्ली अगर उसके इंडिकेटर्स मिले हैं तो हो सकता है फिर रिजर्व्स भी हमारे बढ़ जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ सिर्फ रिजर्व्स की ये नहीं है, रिजर्व्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कितनी जल्दी हमारी ऑयल कंपनीज और गैस कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर में भी है और जो प्राइवेट सेक्टर में भी है, इसको कितनी जल्दी आप इसको सतह से ऊपर ला सकें। रीजन इसका और भी है, जैसे आप देखेंगे अब ये कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स है और इसमें कार्बन एमिट होता है, और इंडिया का जो कमिटमेंट है कार्बन न्यूट्रलिटी के प्रति, तो हमारे पास जो विंडो है कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स का कोई बहुत ज्यादा नहीं है। किसी देश के इतिहास में 30-40 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो अगर हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो हमें इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जिस एनर्जी की आपको जरूरत है, आप कॉस्टली ईंधन बाहर से आप नहीं ला रहे हैं, आपका जो एक्सचेकर है, आपकी जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, आप उसको इसके लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, उस पैसे का कहीं और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। तो उत्पल जी, जो एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, जो भी ढांचागत विकास को लेकर भारत सरकार के लक्ष्य भी हैं, तो उसमें जो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से कितना बड़ा ये फैसला है जो सरकार कर रही है? ये सारे फैसले इस सरकार के, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, एनर्जी सिक्योरिटी इस सरकार का एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जिसके लिए इन्होंने दुनिया जहां में काम हो भी रहा है और काम होने की संभावना भी है। अगर आप शुरू से देखें, इंडिया अभी तो हम काफी रिफाइनिंग वाला जो स्पेस है उसमें इंडिया ग्लोब के इस पार्ट के हम रिफाइनिंग कैपिटल हैं। हमारे पहले जो सप्लाईज आती थी वो आती थी वेस्ट एशिया से, प्राइमरली सऊदी अरेबिया से। अगर आप अभी हमारा एनर्जी बास्केट देखते हैं तो अब हमारे मेजर सप्लायर्स इराक हैं, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यूएस है, लेकिन हम नई देशों से भी तेल ला रहे हैं, कोलंबिया, ब्राजील, लिबिया, गैबोन, नाइजीरिया, गुआना एक नया देश है जहां से हम तेल लाने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला से हम तेल पहले लाते थे, फिर से वो सप्लाई शुरू हो रही है। सो ये सारे जो डिसीजंस हैं इनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज जिसपे हमें ध्यान देना होगा कि ये तो आप जो तेल आ रहा है उसको आपने रिफाइन कर लिया, आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन को आपने मीट किया और रिफाइन करके आपने एक्सपोर्ट भी कर दिया जो वैल्यू ऐड करके, जिसके लिए आपको उस देश में उसके लिए भी आप फॉरेक्स अर्न कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज जिस पे काम चल रहा है और काम होना चाहिए वो है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। जैसे अगर कहीं दुनिया में किसी भी मेजर सोर्स जहां से हम तेल ला रहे हैं, एक तो हमें अपने सारे सप्लाईज एक जगह से हम कर नहीं सकते हैं, स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत ही कठिन संभावनाएं रिजल्ट हो जाएंगी, उसके कारण हमें पेट्रोलियम रिजर्व्स की जरूरत है। अगर आप देखें अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में इंडिया मेंबर बनना चाहता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर इंडिया आईईए का मेंबर बनेगा तो आपको कम से कम अपने जो डिमांड है उसका 90 डेज का कंजम्पशन आपको रिजर्व्स रखना है अपने पास। और हमारे यहाँ काम हुआ है इस पे, हमारे पास 3 अंडरग्राउंड लोकेशंस हैं, मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पदूर।
जहां पे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए गए हैं। एक दूसरा फेज भी हमारा शुरू हो रहा है। ये तो फेज 1 की मैं बात कर रहा था। फेज 2 में भी एक जगह है चांडीखोल ओडिशा में, और पदूर जो पहले मैंने बात की थी, वहां पर भी हम इसको स्टोरेज रखेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि क्या हुआ है हमारी सीमाओं पे। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो जहां पे अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए या कोई एक्सटर्नल तत्व आपके देश की सुरक्षा पे अगर वो घात लगाता है, तो सबसे पहले इन चीजों को डिसरप्ट किया जाता है। तेल या एनर्जी सप्लाईज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका मुद्दा है। आपने जैसे तेल के बारे में हमें काफी सारी जानकारी दी। गैस के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि गैस जो आपने शुरुआत में भी बताया था, हम बहुत ज्यादा हद तक आयात पर निर्भर हैं। तो गैस के आंतरिक रूप से उत्पादन की दृष्टि से क्या क्या परियोजनाएं हैं जिन पे काम हो? 85% तो हम तेल आयात करते हैं, गैस भी हम 50% आयात करते हैं। अभी एक बहुत बड़ा टेंडर साइन किया गया है, पेट्रोनेट ने किया है कतार के साथ। वो गैस का एक बहुत बड़ा ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। गैस क्यों जरूरी है? गैस इसलिए जरूरी है कि अभी अगर हम कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं और हम आगे चल के ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी ग्रीन होंगे, बीट ग्रीन हाइड्रोजन हो या सोलर हो, विंड हो, और भी नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसपे भी ये ट्रांजिशन होगा। लेकिन जो इंटरमिटेंट फ्यूल, जो ब्रिज होगा, उसके लिए जो हम रास्ता इख्तियार किया जाएगा, गैस को उस फ्यूल का रोल निभाना है। इसलिए हमें गैस की जरूरत है। अब रही बात गैस प्रोडक्शन की, तो उसके लिए अगर आप देखें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन की जो हम बात कर रहे थे, वहां पर गैस भी है। और ये जनरली जब ऑयल एंड गैस कंपनीज जाके एक्सप्लोरेशन करते हैं तो डेटा के आधार पर ये होता है, सिस्मिक सर्वेज होते हैं, इनिशियल ड्रिलिंग होती है, इनिशियल वेल्स ड्रिल किए जाते हैं। इसमें आपको ये डिपेंड करता है कि आप खोज रहे हैं, खोज तो आप फ्यूल रहे हैं जो कि ऑयल भी हो सकता है, गैस भी। बट आपको क्या मिल रहा है वहां पे? इनिशियली गैस पॉकेट्स आप हिट करते हैं जब आप ड्रिल करते हैं। तो लेकिन हमें गैस की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हमारा अगर आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें देश का, काफी जगह अभी भी इस सिलेंडर पर लोग डिपेंडेंट है, लेकिन अब वो ग्रिड नेटवर्क फैल चुके हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके घर में पाइप्ड गैस आ रही है। इस सब की डिमांड को मीट करने के लिए आपको गैस की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। दो चीजें होती हैं, एक तो आपके जो प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं, क्योंकि आप उतना ही उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और नए फील्ड्स को आना चाहिए। इसके लिए सरकार काफी जोर लगा रही है। काफी सारे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी आ चुकी है। जिन लोगों को अपने एक्सप्लोरेशन करना है वो जाके सरकार को बोल सकते हैं कि उन्हें इस एरिया में करना है एक्सप्लोर। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, नेल्प राउंड्स होते थे जहां लोग आके बिड करते थे। और हमें जो बड़े मेजर्स हैं, मैं बात कर रहा हूं एक्सॉन जैसे बड़ी कंपनियां, टोटल ऑलरेडी है इस देश में, जो बड़ी कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियों को आना चाहिए। क्योंकि अगर ओवरऑल स्कीम में आप देखें तो ओएनजीसी जो है तो बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन अगर ग्लोबल ऑयल मेजर्स के अगर उस पंगत में उनको देखना चाहें तो उनको और बड़ा होना चाहिए, जो कि वो और प्रोजेक्ट्स ले सके। तो उत्पल भास्कर जी, हम चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। और आपने भारत की जो ऊर्जा की स्थिति है और जिस तरह के प्रोजेक्ट भारत सरकार लाना चाहती है ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो तेल के क्षेत्र में हो या गैस के क्षेत्र में हो, क्योंकि विकास के लिए तेल और गैस दोनों ही जरूरी है। और अगर हम देश के अंदर धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाते जाएंगे तो हमारी आयात पर निर्भरता कम होती जाएगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। और जो भारत सरकार की योजना है आत्मनिर्भर बनने की और विकसित भारत की ओर देश को ले जाने की, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उत्पल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित देश भर में 1,50,000 करोड़ रुपए की तेल और गैस बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विशेषज्ञ उत्पल भास्कर और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।